जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत दूसरे भाग को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में भी हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और लूसेंट जीके के ऊपर आधारित 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रोज मेरी लाइव क्लासेज होती हैं। एक दिन में 3:30 बजे होती है, दूसरी आपकी रात को 10 बजे होती है। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने डाउट वगैरह मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे साथ में इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो फिर आपको नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर जून महीने में एक मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। इसके अंतर्गत अनअकैडमी आपको कई सारे कोर्स पर डिस्काउंट देगी और अगर आप लोग यहां पर मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी तरफ से आपको 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है आप सभी के लिए अनअकैडमी के सारे कोर्स पर लागू है, तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। नीचे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर फ्री में यहां पर मेंबरशिप या फिर फ्री में प्लस सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हैं तो 13 जून को दिन में 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर आपका एक फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहां पर जो भी आपके 1 से 50 के बीच में रैंकर होंगे उनको विशेष गाइडेंस अनअकैडमी की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप भी यहां पर दी जाएगी। तो इसके लिए भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा अट्टम ये हमारे केरल का है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब कृष्णा अट्टम के बारे में आपको यह याद रखना है कि नाम में ही इसके लगा हुआ है कृष्णा। तो भगवान कृष्णा के जीवन से जुड़े हुए कहानियां होती हैं। कुल मिलाकर के 8 प्ले होती हैं, यानी कि 8 आपके प्ले होते हैं जिनको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मानवेदा एक हमारे राजा थे जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो नौटंकी करने में हमारे उत्तर प्रदेश वाले बहुत ही माहिर होते हैं, तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहां पर स्थित है। तो ये आपके CHSL में और CBT1 में भी पूछा गया था, NTPC वाले। तो ये आपको मिल जाएगा पेरू में। कहां पर है? पेरू में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और याद रखिएगा कि ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो बिहू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारे असम का। आपने सुना होगा कई सारे बिहू के बारे में, जैसे कि बोहाग बिहू हो गया, उसके अलावा एक गरीबों का बिहू होता है। तो ये सारे जो त्यौहार होते हैं आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल, जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, पहली बार इसका आयोजन हमारे देश में कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है कनाडा के हैमिल्टन शहर से। उसके बाद में जो पहला आपका कॉमनवेल्थ गेम हमारे यहाँ पर हुआ था, जिसमें हमने बहुत बड़ा घोटाला किया था, ये आपका हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि 2022 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। कहाँ पर? इंग्लैंड के बर्मिंघम में उनका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो पहले कमांडर इन चीफ की बात करते हैं तो इनका नाम है KM करियप्पा। क्या नाम है? KM करियप्पा इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। देखिए, अगर हम लोग फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। 15 जनवरी, कब? याद रखिएगा 15 जनवरी 1949 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी के दिन हम लोग भारतीय सेना दिवस भी मनाते हैं। क्या? इंडियन आर्मी डे। इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। और ये हमारे भारतीय सेना के पहले ऑफिसर थे जिनको 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 1954 में 14 जनवरी के दिन ये आपके हुए थे सेवानिवृत्त। इसीलिए 14 जनवरी के दिन हम लोग
भूतपूर्व सैनिक दिवस भी मनाते हैं। तो ये दोनों डेट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आज़ाद भारत में जो पहली बार चुनाव हैं वो कब हुए थे। तो ये जो चुनाव हैं 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा कि टोटल 489 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, जिनमें से 364 सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे पीएम बने थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया। तो इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1949 में। ध्यान रखिएगा कि 1935 में 1 अप्रैल के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और भारत सरकार के द्वारा 1949 में इसको नेशनलाइज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। हेडक्वार्टर शुरुआत में था कोलकाता में, लेकिन उसके बाद में 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले इसके गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ और वर्तमान में 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 18 अगस्त 1951 को भारत के पहले आईआईटी के रूप में किस आईआईटी का उद्घाटन किया गया। तो यहां पर उद्घाटन किया गया था आईआईटी खड़गपुर का। किसका? आईआईटी खड़गपुर का, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, अच्छा आईआईटी खड़गपुर के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर स्थित है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था। तो अब नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते थे वे देश के पीएम होते थे, यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? नेहरू चाचा थे। और योजना आयोग के जो आपके यहाँ पर उपाध्यक्ष होते थे वे पहले थे आपके गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आखिरी उपाध्यक्ष कौन थे? तो आखिरी थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 4 मार्च 1966 को हमारे जो उस समय के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी ताशकंद में हो जाती है डेथ। तो ताशकंद आपके किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा ताशकंद पैक्ट के लिए ये पहुंचे थे वहां पर, और ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। डेट भी आपको याद रखनी है। तो 4 मार्च 1966 को हमारे देश के दूसरे पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका यहां पर निधन हुआ था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। कब? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो आपातकाल है इसको किस वर्ष लागू किया गया था। तो पहली बार अगर हम लोग आपातकाल की बात करते हैं तो ये आपका लागू हुआ था 1962 में। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उसी समय चाइना के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण किया गया था और इसी के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 352 का यूज किया गया था, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और उसके द्वारा लागू किया गया था। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस दिन स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम के साथ पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। तो यह परीक्षण हमने किया था 18 मई 1974 को। कब? 18 मई 1974 को हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, दूसरी बार हमने कब किया था? तो दूसरी बार हमने जो परीक्षण है वो 11 मार्च 1998 को किया था। इसीलिए 11 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। तो दोनों के बारे में याद रखेंगे। 18 मई 1974 को पहली बार ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 500 से ज़्यादा रियासतें थी हमारे देश में और बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे शामिल किया जाए। तो ज़्यादातर रियासतें ऐसी थी जो कि भारतीय संघ में शामिल हो गई थी, लेकिन ये जो कुछ रियासतें थी ये शामिल नहीं हो रही थी। तो इसीलिए हैदराबाद, जूनागढ़ और इन सभी को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में जानते हैं, वे इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में है के सिवन साहब इसके 10वें अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तलवार के साथ उत्तराखंड में किया जाने वाला नृत्य है। तो तलवार के साथ में छलिया नाम का जो फोक डांस है ये उत्तराखंड में किया जाता है। बारडो छम की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तमाशा की बात करते हैं तो ये आपका एक थिएटर डांस है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, छलिया, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो सबसे ज़्यादा जो फलों का उत्पादन होता है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट। अगर सब्जियों के उत्पादन में पूछा जाए तो सब्जियों के उत्पादन में यहाँ पर शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। तो अनुसूचियों के बारे में आप सभी को पता होगा। टोटल वर्तमान में हमारे यहाँ पर 12 अनुसूची हैं और हमारे संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी यानी कि 4 हो जाएगा, करेक्ट। किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, करेक्ट। तो याद रखिएगा 1896 में जो कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था वहां पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। आप नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और 1911 की बात करते हैं तो ये भी अधिवेशन आपका कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था और यहां पर पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो आनंद मठ में पहली बार इसका उल्लेख किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा है। और राष्ट्रगान की बात करते हैं तो इसे किसने लिखा है? इससे लिखा है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 मिलेंगी। मूल संविधान में यहाँ पर 8 अनुसूचियां थी और अब इनकी संख्या हो गई है 12। अगला प्रश्न है कि 2008 में जब चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर साहब, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट। तो याद रखेंगे जब हमने चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया था तो उस समय जी माधवन नायर साहब हमारे अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से चंद्रयान-2 के समय कौन थे? तो के सिवन थे। और जब हमने मंगलयान लॉन्च किया था तो उस समय के राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका इनमें से किसका एक प्रकार है। तो इन सभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कॉफी के प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत इनमें से किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, करेक्ट। देखिए सबसे नीचे आपको मिलता है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के जस्ट बाद जो हमारा मंडल होता है इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलती है ओजोन लेयर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। डॉप्सन इसकी यूनिट होती है, यानी कि डॉप्सन में हम लोग ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा है कि पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। एसएससी जीडी का प्रश्न है, पिछले साल पूछा गया था। तो ये आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा यूके, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रांस यूरोप में, और इनके बीच का ये जो सकरा मार्ग है इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला हैं, इनका नाम है आरती साहा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो सनमुखम शेट्टी थे। पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। और पहले हमारे उप प्रधानमंत्री इसके साथ साथ गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी, बी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए ये आपका है मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है अनूपपुर। तो अनूपपुर जिले से आपकी 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी आपकी नर्मदा है जो कि जाकर के अरब सागर में गिरती है। एक नदी उत्तर पूर्व की ओर जाती है जो कि गंगा नदी में जाकर के बिहार में मिल जाती है, इसे हम लोग सोन कहते हैं। और एक नदी का नाम है वोहिला। क्या नाम है? वोहिला इसका नाम है, जो कि आपके जमीन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो 3 नदियां निकलती हैं। वोहिला नाम ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग महानदी पढ़ते होंगे तो महानदी नहीं है, इसका नाम है वोहिला। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल कौन हुआ था, तो भैया वो भी आपका है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। वर्ष 2000 में यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम इसको शामिल किया था और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में टोटल इस समय हमारे 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। पिछले साल शामिल किया गया था पन्ना को। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। यह भी आपके पिछले साल जीडी का प्रश्न है। तो यहां पर जो घटना हुई थी उससे हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति। 4 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जेल था जिसका नाम है बैस्टाइल। तो यहां पर जो उग्र भीड़ थी उसके द्वारा जेल के ऊपर कर दिया गया था हमला और पूरे जेल को कर दिया गया था निस्ते नाबूद, यानी कि पूरा जेल ही आपका हो गया था यहां पर समाप्त। और इसी के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। तो याद रखिएगा, जो बैस्टाइल की घटना है ये आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1920 वाला हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो सी विजय राघवाचार्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, इससे पहले आपका अमृतसर में हुआ था 1919 वाला, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला यह गृह युद्ध है। यह आपका समाप्त हुआ था 2009 में। और अभी आपकी जो फैमिली मैन वेब सीरीज आई है उसमें भी आपको कुछ इसकी झलक देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा 2009 में इसकी समाप्ति हुई थी। शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1983 को और 18 मई 2009 को यह समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, श्रीलंकन सिविल वार आपका हुआ था 83 से लेकर के 2009 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आसान से प्रश्न है, आपके जांघ की जो हड्डी होती है जिसे हम लोग फीवर के नाम से जानते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो हमारी होती है स्टेपीज, जो कि आपको मिलेगी कान में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें आपका थाइमस शामिल है, पीनियल शामिल है, एड्रिनल ग्रंथि शामिल है, लेकिन लार ग्रंथियां हमारे इसका हिस्सा नहीं होती हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये देख सकते हैं कि हमारे यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया। महिलाओं में होता है आपका ओवरी और आपके पुरुषों में होता है टेस्टिस। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है। तो ये आपके CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, फाउंटेन ऑफ वेल्थ आपको मिलेगा सिंगापुर में। बहुत ही शानदार है और उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे तो मुझे यहां पर घुमाने जरूर ले चलेंगे। तो याद रखिएगा, फाउंटेन ऑफ वेल्थ आपको मिलेगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि ओजोन अणु ऑक्सीजन के डैश डैश परमाणुओं से बना है। तो ये आपके ऑक्सीजन के कुल मिलाकर के 3 परमाणुओं से बना हुआ है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ए ऑक्सीजन हो गया और यहां पर तो 3 ऑक्सीजन जब आपके मिलते हैं तो O3 बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विश्व के 8 अजूबों में शामिल नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आईफिल टावर आपके पेरिस में है वो विश्व के 8 अजूबों में शामिल बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी विश्व के 8 अजूबों की बात करते हैं तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में आपको मिलेगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मिलेगा, फेट्रा ये आपको मिलेगा जॉर्डन में, कोलोजियम आपको मिलेगा रोम में, चिचन इट्जा ये मैक्सिको में है, माचू पिचू आपका पेरू में है, ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में है और क्राइस्ट द रिडीमर ये आपको मिलेगा ब्राजील में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, टोटल इनकी संख्या है 8। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों के ऊपर विचार कीजिए। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वायसराय लॉर्ड बीबल के समय रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय वायसराय हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो केवल ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार से केवल 1 नंबर का हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो पेरिस तो आपको पता ही होगा कि ये फ्रांस की राजधानी है, और अगर हम लोग यहाँ पर मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूनेस्को का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, OECD का मुख्यालय है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा वियना में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1814 से 16 के दौरान किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध है वो आपका हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा ये जो युद्ध है 1814 से 16 के बीच में हुआ था। उसके बाद में आपकी सुगौली की संधि होती है, और सुगौली की संधि के बाद में भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो निर्धारित की जाती है कि काली नदी दोनों के बीच में सीमा होगी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में किया गया था। तो ये भैया थे लॉर्ड मेयो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लॉर्ड मेयो। तो इनकी हत्या उनके शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जब ये आपके भारत के वायसराय थे तो उस समय ये चले गए थे घूमने अंडमान और निकोबार की जेल में। वहां पर आपने सुना होगा कि काले पानी की सजा वहीं पर दी जाती थी, तो ये गए थे वहां पर घूमने। उसी समय हमारे भारत के एक शेर थे जिनका नाम है शेर अली आफरीदी। शाहिद आफरीदी ये नहीं है, तो शेर अली आफरीदी वहां पर बंद थे और वहीं पर ये इनको दबोच लेते हैं और इनकी कर देते हैं हत्या। तो 8 फरवरी 1872 को हत्या हुई थी। नाम इनका है लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट की जो पहली महिला जज हैं अन्ना चंडी हैं, बिल्कुल सही है, केरल राज्य की थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला जज हैं इनका नाम है फातिमा बीवी, बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी हाई कोर्ट की पहली महिला CJI की बात करते हैं तो ये हमारी लीला सेठ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बांध और नदी आपके सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो कोल्डम बांध सतलज नदी पर, गोविंद वल्लभ पंत बांध रिहंद नदी पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा चंबल नदी पर। कोई भी अगर आपका सागर बांध हो तो समझ जाइए चंबल पर है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अम्लिक के आधार पे कौन सा सही है। तो देखिए यहां पर आपको बताना है एसिडिक के आधार पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसे हम लोग कहते हैं निष्प्रभावीकरण यानी कि एक्सफोलिएशन। तो लेडीज जो होंगी यानी कि जो भी लड़कियां वगैरह होंगी उनको इसके बारे में पता होगा। देखिए आपकी जो ओल्ड स्किन होती है, जैसे चेहरे की बात करते हैं तो डेड स्किन सेल को हटाने के लिए यहाँ पर एक्सफोलिएशन का यूज किया जाता है। अब इसमें आपका जो फेशियल हो गया वो शामिल है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो पील काला काला या लगाया जाता है, चिपका दिया जाता है चेहरे पे, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं शामिल। तो महिलाओं के द्वारा ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। 1-2 बार मैंने भी यूज किया था, मुझे कोई खास फर्क तो नहीं दिखा, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन, जो कि हमारा एसिडिक बेसिड पर होता है। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम डैश डैश घंटे खुलता है। तो देखिए बैंकिंग आउटलेट मुख्य रूप से हमारे वे बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जो कि दिन में कम से कम आपकी 4 घंटे खुलना जरूरी होती हैं, और ये आपकी वीक में खुलती हैं 5 दिन। ये आपके CBT 2 का प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, ए बैंकिंग आउटलेट व्हिच डज नॉट प्रोवाइड डिलीवरी ऑफ सर्विस फॉर ए मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे एंड फॉर एट लीस्ट 5 डे ए वीक। तो इनको हम लोग पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट कहते हैं, अदरवाइज इनको बैंकिंग आउटलेट कहा जाता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। तो अधातुओं की बात करते हैं तो इनमें जो चमकदार होती है उसे हम कहते हैं आयोडीन। क्या? आयोडीन होती है आपकी चमकदार। क्यों ये चमकदार होती है? क्योंकि मान लेते हैं ये हमारा है आयोडीन। आयोडीन के ऊपर आपकी जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो आयोडीन इसको कर लेता है एब्जॉर्ब करने के बाद में इस लाइट को जब ये इमिट करता है तो इसी के कारण ये हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है ये आपकी बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मंदन क्या है,
यानी कि रिटार्डेशन आप किसे कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपकी कोई वस्तु है, ये गति कर रही है और जब इसको आप एक्सेलरेट करेंगे तो इसकी स्पीड होती है तेज। देखा होगा आपने, गाड़ी चलाई होगी तो जब आप एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी आपकी क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। लेकिन मान लीजिए आप एक्सीलरेटर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो कम होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि जब एक्सीलरेटर को आप बढ़ाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन। लेकिन जब रिटार्डेशन की बात होती है तो जब आपका एक्सीलरेटर धीमे किया जाता है यानी कि स्पीड आपकी कम होती है तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। तो सबसे अधिक गति से करता है निर्वात में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा प्रकाश होता है ये सबसे अधिक गति से इसमें चलता है, निर्वात में चलता है, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। जैसे जैसे ये आपके डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम में जाता है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। और आखिरी प्रश्न है आपके वीडियो से कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो डाल्टन महोदय के द्वारा सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया गया था और इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, यानी कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वे यहाँ पर अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उसके अलावा इनके थ्योरी के बारे में डिटेल में हम लोग कभी केमिस्ट्री के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।